नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं अमृता राय। प्रधानमंत्री ने देश के उद्योगपतियों से अपील की है कि जोखिम लें और निवेश करें ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था को तेजी मिल सके और ग्लोबल आर्थिक गिरावट का फायदा उठाने में भारत कामयाब हो सके। देश के जाने माने उद्योगपतियों, आर्थिक विशेषज्ञों, बैंकर्स और मंत्रियों के साथ हुई लंबी बैठक में प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री के दर्द को कम करने का भरोसा भी दिलाया। रिस्क टेकिंग इज इन योर डीएनए कहते हुए प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री के लोगों को झकझोरने की कोशिश भी की ताकि वो सिर्फ अच्छे वक्त के भरोसे और इंतजार में ना बैठे रहें। अपनी तरह की इस पहली मीटिंग में प्रधानमंत्री ने दरअसल इंडस्ट्री के गिरते मूड को संभालने की कोशिश की। एक ऐसे वक्त में जब बाजार लगातार उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और इंडस्ट्री में भी निराशा घिर रही है, प्रधानमंत्री की कोशिश रही कि भारत के आर्थिक रीढ़ को मजबूत किया जाए और कारोबारियों को उनकी स्ट्रेंथ यानी ताकत बताई जाए। लेकिन सवाल है कि क्या इस दौर में पीएम की इस अपील का इंडस्ट्री पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या इंडस्ट्री जोखिम लेने की तरफ अग्रसर होगी और वो कौन से फैक्टर हैं जो अब तक उन्हें इससे रोकते रहे हैं? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हमारे साथ हैं एसके जिंदल साहब जो कि एसोचैम में इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, हमारे साथ हैं मोहन गुरुस्वामी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, और हमारे साथ हैं प्रियरंजन डैश, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले जिंदल साहब, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है, क्या उस अपील का वाकई इंडस्ट्री पर कोई असर पड़ा है, कोई प्रभाव पड़ा है? और अब तक अगर हम एनडीए सरकार के आने से लेकर अब तक 1.5 सालों का आकलन करें तो वो कौन से फैक्टर्स थे जो इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से रोकते रहे? देखिए, जो असर पड़ा है उसका मैं बताऊं आपको कि समय थोड़ा देना पड़ेगा। जी जी। अभी कल मीटिंग हुई है, धीरे धीरे आप उनका रिएक्शन देखेंगे। जो फैक्टर्स लोगों को लग रहा है वो उनको लग रहा है रिफॉर्म्स स्लो हो रहे हैं। जीएसटी, लैंड बिल, इंटरेस्ट रेट कट, कुछ प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए हैं, सरकार के जो क्लियरेंसेस नहीं हो रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी लेवल के ऊपर जहां की फॉर्मुलेशन होती है पॉलिसी का और इम्प्लीमेंटेशन होता है, वहां से रेजिस्टेंस है। इन चीजों को लेकर के इंडस्ट्री को चिंता है। लेकिन मैं समझता हूं कि कल की मीटिंग जो बहुत समय से हुई है, बहुत ही सही समय था, जबकि यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ने के जो बातचीत है वो मीटिंग उनका एफओएमसी का होने वाला है। तो इस माहौल में इस तरह का मीटिंग का होना बड़ा अच्छा रहा और प्रधानमंत्री जी भी और इंडिया इंक भी एक पेज के ऊपर आ गए और दोनों ने मिलकर जो बातचीत की है उससे मैं समझता हूं कि इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा, लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ, क्या वो उम्मीद अब कर सकते हैं, क्या उनको समय लगेगा। लेकिन तो जिंदल साहब, अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, जो पॉजिटिविटी आई है वो उसको हेल्प करेगी। जरूर पॉजिटिविटी आई होगी जिंदल साहब, इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री की ये कोशिश सराहनीय है। इसमें कोई शक नहीं कि भरोसा जगाने में और उत्साह बढ़ाने में प्रधानमंत्री और इस सरकार ने हमेशा अपनी तरफ से कोशिशें की हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये कोशिशें जो फैक्टर्स आपने गिनाए, जीएसटी हो, लैंड बिल हो, इंटरेस्ट रेट कट हो, इन तमाम फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही हैं? बेशक वो अभी सफल नहीं हुई है, लेकिन वो जो बता रहे हैं कि हम उसके ऊपर किस भावना से लगे हुए और किस तरह से लगे हुए और उनको कितनी उम्मीद उसकी है, कब तक वो हो जाएगा। अगर हम उसके ऊपर चुप रहें और कुछ ना बातचीत ना हो तो वो उससे अच्छा है कि हम बातचीत करके क्लियर कर दें कि अब हम उसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं और दोनों साइड एक ही पेज के ऊपर होना चाहिए। तो लोगों को विश्वास आता है कि हमारा और उनका दोनों का ध्येय एक ही है कि किसी तरह से रिफॉर्म्स हों और हम आगे बढ़ें। अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिंदल साहब की बातें आपने सुनी होगी। उन्होंने 3 फैक्टर्स पर चिंता जताई, जीएसटी, लैंड बिल और रेट कट, इंटरेस्ट रेट कट। लेकिन अगर आज के कैबिनेट मीटिंग को देखें तो सरकार ने जो मॉनसून सत्र था उसको प्रोरोग कर दिया, यानी जीएसटी को लेकर जो स्पेशल सेशन बुलाए जाने की संभावना थी वो खत्म हो गई। ऐसे में उनकी एक चिंता तो रह गई। लैंड बिल पर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार ने यू टर्न ले लिया, यानी जो किसानों की मांगे थी उनको मान लिया। तो ऐसी स्थिति में जो इंडस्ट्री की चिंता है उसे कैसे दूर की जाएगी और इस तमाम भरोसे का क्या रह गया फिर मतलब?
नहीं, देखिए ये महत्वपूर्ण चिंताएं थी जीएसटी और लैंड बिल, लेकिन जो लैंड बिल की जो आवश्यकता थी वह तो स्टेट की गवर्नमेंट का ही केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्चुअली इको बहुत आ रहा है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अल्टीमेटली उनको पास ऑन करना ही पड़ रहा था, क्योंकि जो लैंड बिल की पास करने की आवश्यकता थी अल्टीमेटली इट इज ए स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेके चलने वाली बात थी। तो लैंड बिल में जो बैक ट्रैक करना पड़ा या जो बात है वो तो ओवरऑल पिक्चर को समझ के ध्यान में रख के किया गया। जीएसटी का जहां तक सवाल है वो केवल जो लॉ था वो अनेबलिंग क्लॉज था, अनेबलिंग प्रोविजन था। उसके अलावा जो एनवायरमेंटल क्रिएशन है, चाहे वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो स्टेट के जो बाकी परमिशंस चाहिए, जो और इंटीग्रेशंस चाहिए जो स्टैंडिंग काउंसिल की थी, तो इन दोनों के अलावा मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो कि उस पूरे स्पीड से बढ़ा रहे हैं और चल रहे हैं। सबसे बड़ी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम थी कि जो मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करने के लिए, उनको इन्वेस्टमेंट ड्राइव करने के लिए उनको आवश्यकता थी कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और उनकी जो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी और डिमांड क्रिएट हो। तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके कारण डिमांड क्रिएट होगी और जो वही सबसे महत्वपूर्ण बात है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को। और अगर आरबीआई उनका इंटरेस्ट रेट को ईज आउट करती है तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट के ईज आउट करने से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा और डिमांड क्रिएट होगी, वह बहुत महत्वपूर्ण है प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। मैं अपने यहाँ पर स्टूडियो के दो मेहमानों के पास चलूं उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन जिंदल साहब से जरूर लेना चाहूंगी। जिंदल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता ने जो अपनी तरफ से किया कि सरकार ये कर रही है और इससे इंडस्ट्री को घबराने की जरूरत नहीं है, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? मैं इस बात से सहमत हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे जोर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो जो स्कीम्स उनके आने वाले, जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, हाँ। वो जब उस बात का डिस्कशन होता है तो फिर पता लगता है कि क्या सरकार कर रही है इस दिशा में, सरकार क्या सोच रही है, सरकार का इसके ऊपर क्या स्टैंड है। तो ये सब चीजें जब होती हैं डिस्कस तो अश्योरेंस तो आता है उस बात से ठीक कि हाँ सरकार इस दिशा में सोच रही है और कुछ करेगी। जी मोहन गुरुस्वामी जी, और यही तभी सरकार कहती है कि आप बोल्ड स्टेप्स लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। जी मोहन गुरुस्वामी जी, एक खबर में पढ़ रही थी कि अभी देश के तमाम बैंकों में जो चेयरमैन की पोस्ट है और जो बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। 17 से कुछ ज़्यादा करीब बैंक हैं और यहाँ पर बात हो रही है फाइनेंस की अवेलेबिलिटी की। जब बैंकों के चेयरमैन्स की और पोस्ट और जो पीएसयूज़ के अधिकारियों की पोस्ट खाली रहेगी तो फिर इसको गति देने के लिए जो तमाम फैक्टर्स हैं उसमें एक ये भी फैक्टर है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकेगा? इससे पहले मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। जब जीएसटी बिल नहीं था, जब लैंड रिफॉर्म नहीं था, उस समय भी हम देखे पिछले 5-6 सालों में 8-9-10% जीडीपी ग्रोथ रहा, एक बॉयंसी थी इकोनॉमी। तो इसके वजह से इकोनॉमी स्लो नहीं हुई है। इकोनॉमी एक ओवरऑल एनवायरनमेंट में स्लो हो गई। एक मूड है जो है आज डिप्रेस्ड मूड है, इकोनॉमी जो है मूड पे चलता है। तो अब अभी जो फेलियर है इट्स अ फेलियर ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस सिस्टम में और उसमें कुछ हमें काम जल्दी होगा, मुनाफा मिलेगा। आप फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कल मैंने देखा जो फेरिस्ते का लिस्ट जो लोग थे उनमें से कम आधे लोगों के बड़े एनपीएस हैं। बिल्कुल। तो फाइनेंस की कोई शॉर्टेज नहीं, फाइनेंस की ओवर सप्लाई हो गई है और ये लोग पैसा वापस नहीं कर रहे हैं सिस्टम में। वो एक प्रॉब्लम है, उसको भी निपटना चाहिए। बैंक के चेयरमैन नहीं है तो ये अलग बात है। अगर एनपीएस बढ़ रहे हैं, क्रेडिट क्रंच है, अगर बैंक के चेयरमैन नहीं तो ऑपरेशन तो इफेक्टिव होते हैं, डिसीजन तो लिया नहीं जाता है। तो ओवरऑल इसमें एक टोटल जो सिकनेस जो है इन डिसीजन मेकिंग वो महसूस हो रहा है देश में। तो अगर प्रधानमंत्री के पास मीटिंग हुआ, अच्छी बात है। लोग जाते हैं प्रधान और सब ने एक सिफारिश अपना
सामने रख दिया, क्योंकि उनके लिए मौका है नहीं, कि ये हमेशा देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री एनकरेज करने की कोशिश करते हैं, इंडस्ट्री का मूड अपबीट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो इंडस्ट्री को वाकई अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत है वो सब कुछ मिल पा रहा है प्रियरंजन? बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री का ये कहना इंडस्ट्री से कि आप जोखिम लीजिए और इन्वेस्ट करिए, निवेश करिए, ये अपनी जगह बहुत मायने रखता है। लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री क्यों नहीं जोखिम ले रही है। उसका दो कारण है। जैसे कि मोहन ने अभी बताया कि काफ़ी कंपनियों की बैलेंस शीट पर, पर्टिकुलरली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, वो बहुत सारा लोन लेके बैठे हुए हैं जो बैड लोन है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स डिले हो चुके हैं, वो प्रोजेक्ट्स में कुछ अब बचा नहीं है, तो उनके पास आगे जोखिम लेने का कैपेसिटी नहीं है। एक तो नंबर 1 ये है। दूसरी बात ये है जो मतलब कंपनी है, प्रधानमंत्री के तमाम आश्वासन और प्रधानमंत्री के तमाम आह्वान एक तरफ है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के पास जोखिम लेने के लिए जो फैक्टर्स होने चाहिए या जो भी चीजें हैं वो ऑप्शंस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी का बहुत सारे कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हैं पर्टिकुलरली, उनके पास वो कैपेसिटी आज के दिन में है नहीं। एक तो वो है, और जो कंपनी जिनके पास कैपेसिटी है, जिनकी बैलेंस शीट हेल्दी है, जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी, जिनका इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी पाइपलाइन में है, वो आगे नहीं आ रहे हैं। उसका कारण यही है जो जिन मोहन ने बताया, जैसे कि कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि वो आगे सोचते हैं कि जो भी निवेश करेगा वो फ़ायदा कमाने के लिए निवेश करता है, तो आगे अगर वो बिजनेस वायबल ना हो और वो बिजनेस अगर फायदामंद ना हो तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो देसी उद्योगपति हो चाहे विदेशी उद्योगपति हो। तो इस वजह से अभी का जो डिमांड कंडीशन है और उस चीज़ को देखते हुए वो पीछे हट रहे हैं, तो जिनके पास कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने का वो भी आगे नहीं जा रहे। तो ये दो चीजें हैं। एक तो कैपेसिटी नहीं है, दूसरा अगर कैपेसिटी भी है तो वो जोखिम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मुनाफा नहीं होने जा रहा। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो इंडस्ट्रियल हाउसेस है या पर्टिकुलर कंपनीज हैं, जो कि हम ये दो कैटेगरी में उनको डाल सकते हैं। एक तो बड़े बड़े वैसे घराने हैं और वैसे कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मुख्य स्तर पे है और जिनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे डेट है और वो आगे जोखिम नहीं ले सकते हैं। और दूसरा कुछ एक कैटेगरी कंपनीज हैं जो शायद इन्वेस्ट करने के लिए उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है और उनके पास प्रोजेक्ट्स भी है जो कई सालों से वो आगे करे जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं इसलिए रिस्क ले रहे हैं क्योंकि शायद उन्हीं लोगों को रिस्क लेने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन उसके साथ कहने के साथ साथ जैसे कि बताया गया है, यहाँ जिंदल साहब भी बोल रहे थे, बड़ा साफ है कि इंडस्ट्री को चाहिए क्या। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को रिफॉर्म्स चाहिए, इंडस्ट्री को पॉलिसी मेजर्स चाहिए, और एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट है जो वैश्विक स्थिति है। जब ग्लोबल एनवायरनमेंट पीछे की तरफ खींच रहा है हर चीज, मेरे ख्याल से ग्लोबल एनवायरनमेंट अभी जो है कई मायने में वो भारत के लिए फायदेमंद है और फेवरेबल है, तो उसका फायदा ले सकता है अपना इंडस्ट्री, और बाहर के इंडस्ट्री भी और बाहर के निवेश करने वाले लोग भी इस चीज का फायदा लेके भारत में निवेश कर सकते हैं। लेकिन उसका नहीं हो रहा, बात है कॉन्फिडेंस, क्योंकि पॉलिसी का इशू है और रिफॉर्म्स के सारे इशूज जो डिले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसके वजह से। जी देखिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो काफ़ी है इनमें। पिछले साल ब्रिटिश ट्रेड रिपोर्ट अभी निकली है, पिछले साल 160 नए प्रोजेक्ट भारत के लोग वहाँ पे कायम किए इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारतीय निवेशकों ने इंग्लैंड में किया है कार्यक्रम और काफ़ी कंपनियां आज जिनके भारत की कंपनी है जिनके ऑपरेशंस बाहर हिंदुस्तान से ज़्यादा है, और ये बाहर पैसा इन्वेस्ट तो कर रहे हैं। ये नहीं है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हिंदुस्तान में पैसा लगाने में फिलहाल कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसमें जल्दी रिटर्न आएगा या नहीं, या मदद होगी या मार्केट है, ये अलग अलग चीज़ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग हमारे अग्रवाल जी जो कह रहे थे कि 48,000 का नया उन्होंने अनाउंस किया है। 48,000 क्या होती है? जीडीपी की 1% भी नहीं होता है, तो उसमें क्या असर पड़ेगा? एक बड़ा योजना चाहिए। पिछले साल जब पहले प्रधानमंत्री हो तो उन्होंने बड़े बड़े
प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया, हाई स्पीड रेलवेज, 100 न्यू सिटीज, आजकल उसकी चर्चा ही नहीं होती है। अगर ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है हिंदुस्तान में तो लोग निवेश करेंगे। जी गोपाल जी, कुछ आप बोलना चाहते हैं? जो बड़े बड़े निवेश की चर्चाएं शुरू में होती रहीं, वो सारे निवेश की बातें अब क्यों दब गई हैं? और अगर शायद वो सारी चर्चाएं और उन सब चीज़ों पे भरोसा दिलाया जाता जो हाई स्पीड ट्रेन और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करने के, तो कॉन्फिडेंस वापस लौटता इंडस्ट्री का। नहीं, देखिए, जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो कल जो एनपीएस के बारे में बैंकों के, उसके बारे में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पष्ट घोषणा की है कि जो वीक बैंक्स हैं उनको मर्ज करके इसको ठीक किया जाएगा। दूसरी बात, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं सब बहुत अच्छे हैं, तो वही तो कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं। क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट का 38,000 करोड़ का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट का प्लान बताया मैंने, उसके अलावा डिजिटल इंडिया है, स्मार्ट सिटी है, जो सारे जो रूरल डेवलपमेंट, रोड्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारे वो एडिशन है। तो इसलिए और करीब 250 से ऊपर प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के कारण अटके पड़े थे तो उनको चालू किया है, परमिशन दिया है, कोल ब्लॉक एलोकेशन को स्ट्रॉन्ग किया है। तो मेरे ख्याल से यह सारी चीज़ें जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट फोकस है, जो मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फोकस है, जो रिफॉर्म्स है, इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम कॉरपोरेट टैक्स को रिड्यूस करके 25% तक लाएंगे फेज मैनर में। दूसरा जो मल्टीपल टैक्सेशन है, एग्जम्पशंस का जो कॉम्प्लेक्सिटीज है कॉरपोरेट सेक्टर को, उसको खत्म कर देंगे। तो यह सारी चीज़ों का इफेक्ट आएगा और अल्टीमेटली जब प्राइम मिनिस्टर इंडस्ट्रीज से मिलकर 1-to-1 बात करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मुझे लगता है इन सब के कारण हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत आवश्यक है। जरूर मैं मानता हूं कि अभी जो है प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं किया है, तो इसलिए उनको सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए? चलिए, कम से कम आप ये मानते तो हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अभी पिकअप नहीं किया है, और आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है उससे निवेश आगे बढ़ेगा। लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो अग्रवाल जी बात कर रहे थे, सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट ड्राइव करता है इकोनॉमी को, वो नहीं हो रहा है। वो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट एक ही बात है। अभी उस पर भी असर होगा जब रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे। ये साल मिडिल ईस्ट में लेबर वापस आना शुरू हो गया। इन्वेस्टमेंट्स की तो बात कर रहे हैं कि वो जो है स्मार्ट सिटी और तमाम तरह के प्रोजेक्ट हैं, कुल मिला के उन्होंने इस साल में साउथ स्मार्ट सिटी के लिए कुल मिला के उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए रखा है। आज की रिपोर्ट भी आप देखिए, आज की रिपोर्ट देखिए कि कैपिटल फ्लोज को ओईसीडी ने कहा है कि इंडिया के अंदर कैपिटल फ्लोज इंप्रूव करेंगे। तो जो करेंगे या चाइना का फॉल हो रहा है या यूरोपियन इकोनॉमी बैड परफॉर्म और करेंगे, अभी तो कर ही रहे हैं। आज आपका 380 करोड़ का अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो और बढ़ेगा। और तो इसलिए जो सारा मेक इन इंडिया से जब एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, और सबसे बड़ी बात है हमारा पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है। हमारे यहाँ केवल इंटरनेशनल डिमांड पे हम नहीं चलते, तो कमोडिटी प्राइस भी कम हो रहे हैं। इन सबका अच्छा फायदा होगा जी। और मेरे ख्याल से जो रिफॉर्म्स है, इवन ये कर रहे हैं, करीब 1000 ऐसे बिल हैं, रिडंडेंट लॉज हैं जिनका की कॉम्प्लेक्सिटी, जिनका कोई यूज नहीं है, उनको लिस्ट बना रही है गवर्नमेंट, उनको नल एंड वॉइड करके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री को वो 1000 लॉज की चिंता है। इंडस्ट्री को इस बात की जरूर चिंता होगी कि जो आने वाले दिनों में जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं जिससे उनको इंडस्ट्री को ड्राइव करने, इंडस्ट्री को निवेश करने में ज्यादा आसानी मिलेगी, वो पहले लाए जाए। एक बात मैं जोड़ना चाहता था, गोपाल जी जो कह रहे हैं उसमें यह है कि जो सरकारी और जो गवर्नमेंट का कैपेक्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 4 महीने में इस साल चालू वित्त वर्ष में 4 महीने में सरकारी जो वित्तीय घाटा है वो जो बजटेड है उसका 3/4 आ गया है। इसका मतलब यह है कि सरकारी एक्सपेंडिचर जो है वो फास्ट ट्रैक पे है और इसमें
जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है या जो Government-led investment है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का है, वो अच्छा प्रोग्रेस किया है। और हमें पता है कि रेलवेज और लेकिन हाईवेज, डिमांड क्या उस हिसाब से बढ़ी है? ये डिमांड को जरूर बढ़ाता है। अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो टू दैट एक्सटेंट डिमांड बढ़ रहा है। बट वेयर इज द सेकंड क्वार्टर में तो डिमांड, लेकिन जीडीपी ग्रोथ कम मुझे हो गया चिंता भैया। इस बात की है डिमांड बढ़ेगा। कि सरकार जो इन्वेस्टमेंट जो 38,000 करोड़ रुपया की बात कर रहे हैं, या और भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो 250 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स क्लियर किया गया है, जो ये तो गवर्नमेंट का, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। यस यस, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो बात कर रहे हैं, उसका चिंता इस बात की अभी ये हाँ, हो और रही भी है सारे जैसे कि डिजिटल सरकार, इंडिया है, गवर्नमेंट स्मार्ट का सिटी है। अपना इन्वेस्टमेंट करने का कैपेसिटी भी कंस्ट्रेन हो रहा है। इसका कारण ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि अभी वन रैंक वन पे हुआ, तो उसमें उसका बर्डन जो है 18,000 से 22,000 करोड़ का पड़ रहा है इस साल। और इस तरह की चीजें जो आ रही है, आज ही सरकार ने 6% डीए बढ़ाने का, ऐलान 50 लाख कर्मचारी हैं जिनके लिए वो करना पड़ता है। वो Subsidies वैसे के पे वैसे कमीशन का रूल्स में है, तो आपको करना ही है। लेकिन ये सब चीजें आ रहे हैं जो कि सरकार का अपना वो कैपिटल 7-8 इन्वेस्टमेंट हज़ार करने करोड़ का का उसका कैपेसिटी बिल है। को आगे चल के रिस्ट्रिक्ट करने का लगता है, उसका चिंता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो कई मानों में अच्छी हैं, और लेकिन ग्लोबल कंडीशन का उथल पुथल होने के वजह से यहाँ पर भी स्थिति कभी भी गड़बड़ा जा सकता है। जैसे कि रूपी कैन कम अंडर प्रेशर एनी टाइम। जी, अभी हाल में 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच एग्जैक्टली। गया। और अगर अभी भी रूपी है। प्रेशर में आएंगे, क्योंकि हम इंपोर्ट नेट इंपोर्टर हैं, तो हमारे ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी पड़ता है। तो ये बात सही है कि अभी सिचुएशन में मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स काफी अच्छा दिख रहे हैं। इन्फ्लेशन लीजिए, एक्सचेंज रेट लीजिए, आगे नहीं, जो ये भी चीजें- सारी परिस्थितियों के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जोखिम लीजिए। बिल्कुल। जोखिम लेने से क्या डरना है, अदरवाइज फिर आप सैलरी क्लास लोगों की बराबरी कर रहे जी। हैं। तो क्या मार्केट के लोग या जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जिंदल साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इतने सारे फैक्टर्स अभी हमारे विशेषज्ञों ने गिनाए, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बताया कि 250 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हर तरह की क्लियरेंस मिल गई है। कुछ नई चीजें भी हुई हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस को लेकर हो, कोल को लेकर हो, टेलीकॉम को लेकर हो, इस तरह की कुछ नए प्रयोग भी आगे सामने आए हैं। तो क्या इससे लगता है कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री का मूड है उसको आगे बढ़ाने में, और जो प्रधानमंत्री की उम्मीद है कि जब ग्लोबली स्थिति थोड़ी डमाडोल है, उसमें हम फायदा उठाकर आगे बढ़ सकते हैं, ना सिर्फ देश में निवेश बढ़ा सकते हैं बल्कि दुनिया का निवेश आकर्षित कर सकते हैं, इसकी उम्मीद और संभावना बढ़ी है अब? देखिए, मैं आपको बताऊं, कल का ये जो इंटरेक्शन था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दिशा में, इस टाइमिंग के हिसाब से। और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग की समय समय पे जरूरत पड़ती है, जो कि अभी जरूरत थी, और प्रधानमंत्री ने अपना वो फर्ज निभाया है, और इसका पॉजिटिव असर इसके अंदर आएगा। जब इंटरेक्शन होती है तो पता लगता है प्रधानमंत्री को कि इंडस्ट्री को कहाँ पर जूते में अपना कील चुभ रहा है। जब वो पता लगता है डायरेक्ट इंटरेक्शन के अंदर, तो वो उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर इंटरेक्शन ही ना हो, बातचीत ही ना हो, तो फिर उसके अंदर कोई कंफ्यूजन रह सकता है। अच्छा जिंदल तो साहब, जिस अगर तरह एक ये सवाल interaction मैं का आपसे बहुत पूछ महत्व सकूं, इस बारे आपने में, कहा और मैं कि समझता हूं जूते कि- में कहां पर कील चुभ रहा है ये बताना था इंडस्ट्री को। तो आपने शुरुआत में हमें बताया कि लैंड बिल हो, या फिर जीएसटी का बिल हो, या फिर इंटरेस्ट रेट कट हो, ये 3 ऐसे कील थे जिसकी तरफ आपने इशारा किया। प्रधानमंत्री की तरफ से आप लोग को क्या आश्वासन मिला, और इसके अलावा भी कोई ऐसे फैक्टर थे, कोई ऐसा कील था जो ज्यादा चुभ रहा था और जिसके लिए ऑपरेशन करने की जरूरत है? देखिए, अगर जैसे जो इंटरेक्शन हुआ उसमें ये 3 पॉइंट भी, ये तीनों कीलें जो चुभ रही थी ये भी बताई गई, और बाद में जो जनरल डिस्कशंस जो हुए उसमें सारी चीज़ें जो महत्व रखती हैं उनके ऊपर डिस्कशन हुआ। तो अगर आपको प्रधानमंत्री का और सरकार का विचार पता लगता है और उनको आपका विचार पता लगता है, तो उसके सोल्यूशन निकल सकते हैं, जल्दी निकल सकते हैं। और अगर आपको एक दूसरे का विचार नहीं पता, तो हो सकता है कि आप आसपास से निकल जाएं और आप वो चीज़ कर ही नहीं रहे जिसकी ज़रूरत है। तो प्रायोरिटीज भी इसी से सेट हो जाती हैं कि पहले क्या करने की जरूरत है। इंडस्ट्री ने खुद ही अपने मुंह से उनके सामने बैठ करके उनको बताया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री ने ये दूसरी इंटरेक्शन इंडस्ट्री के साथ की है। बहुत महत्व है इस चीज का, और दोनों साइड को फायदा होगा, सरकार को भी और इंडस्ट्री को भी। इस आचार विचार का जो प्रदान हुआ है, जो विचार विमर्श हुआ है,
दोनों को फायदा होगा, दोनों एक ही पेज पे आ जाएंगे लेकिन और आगे आने वाली पिछले नीतियां जो 1.5 साल बनेंगी उस डायरेक्शन में बनेंगी इंडस्ट्री जिसकी क्या जरूरत पिछले है। 1.5 साल के कार्यकलापों का भी आकलन कर रही है सरकार के? बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल, इंडस्ट्री 1.5 साल खुश है के जो खिलाफ सरकार ने वो जो नीतियां बनाई हैं, मैक्रोइकोनॉमिक सोच दिखाई है अपनी। वो सारी सोचें बहुत अच्छी सोचें हैं, लेकिन अगर हम सरकार को टाइम भी नहीं देंगे तो समय से पहले कुछ हो नहीं सकता। और वो संयम भी रखना पड़ेगा हमें और टाइम भी देना पड़ेगा सरकार को। उन नीतियों को कार्यान्वित होने में समय लगेगा, उसके लिए वो समय हमें देना ही पड़ेगा उनको। तो इंडस्ट्री समय और वक्त संयम और वक्त दोनों देना चाहती है सरकार को। गोपाल जी, आखिरी कमेंट आपसे। हाँ, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री के लोगों का जो पॉजिटिव कल का सेंटीमेंट बना है, जिसको आज स्टॉक मार्केट ने भी एक उसका पॉजिटिव सिग्नल दिया है, तो मेरे ख्याल से सारा जहाँ भी आप पेपर्स वगैरह में देखें तो इंडस्ट्री को एक अच्छा मैसेज गया है। दूसरी बात क्या है कि सब्सिडी को कम करना, हम जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनको तो ठीक कर ही रहे हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री को यह एश्योरेंस देना चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री को एक डेवलपमेंट का, देश का नेशनल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का पार्ट मानते हैं और उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और उन्हें वो रोल निभाना चाहिए। उसी का आह्वान है कि आपको क्या चाहिए हमें बताइए, हम अपने हिसाब से तो कर ही रहे हैं, आपकी जो जो आवश्यकता है उसको भी हम पूरी तरह से कोशिश करके उसको पूरी करने की लेकिन हमारे कोशिश यहाँ करेंगे। पर और स्टूडियो में जो दो इकोनॉमिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि दरअसल करेंगे। अब तक जो स्थितियां रही हैं उसमें जो निवेशक हैं उनका भरोसा थोड़ा डगमगाया है, वो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। जाते जाते क्या ये जो सरकार की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं इससे मूड बदलने की संभावना जगी है? सबसे बड़ा मैसेज जाना चाहिए हमारे पब्लिक सेक्टर को, क्योंकि हमारे 300 जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ये प्राइवेट सेक्टर से बड़ा है और उसमें अगर ऑयल कंपनी को निकाल दिए और पावर कंपनी को निकाल दिए सिर्फ 1000 करोड़ का प्रॉफिट आता है। तो इसमें सारा घाटा चल रहा है। 11 लाख का इन्वेस्टमेंट है इसमें, 11 लाख करोड़ का, और इस पर रिटर्न नहीं आता। इसको कैसे प्रोडक्शनाइज करेंगे, इसको कल, इसकी बात हो रही ही नहीं इस देश में, डिबेट ही नहीं हुआ। अगर कल मीटिंग में सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर का एक चीफ एग्जीक्यूटिव था, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर के, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर चलाना क्या देश को? पब्लिक सेक्टर भी को रिफॉर्म लाना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्ट करने का मौका देना चाहिए, उनमें भी उनकी भी डीएनए को जागृत करना है। ये नहीं हो रहा है। वन सिंगल थिंग ये है कि देखिए पब्लिक सेक्टर के साथ अलग मीटिंग कि ये 2 महीने में 2 बारी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से प्रधानमंत्री खुद मिल रहे हैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ। हाँ। तो ये अगर मीटिंग सिर्फ बात करने से या एक कॉल दिया कि आप जोखिम लीजिए और इन्वेस्ट करिए, आपके डीएनए में है, जिससे खत्म हो जाती है तो वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाता नहीं। अगर कोई एक पॉजिटिव एक्शन प्लान वो मीटिंग से उभर कर आता है और सरकार उस बात को कहता है कि भाई ये एक्शन प्लान है जो कि नेक्स्ट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री ने सब कुछ सुना, अपनी चिंताएं जताई, वो ये भी तैयार है कि हम वक्त भी देंगे, हम संयम भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो एक्शन प्लान उसकी उम्मीद थी वो एक्शन प्लान अभी तक उसे नहीं मिला है। इस चर्चा को मुझे यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। उम्मीद है आने वाले दिनों में कभी और इस पर विस्तार से चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। नमस्कार।